हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए कि आपके बीएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं और ये आपका 7th चैप्टर है। फर्स्ट पेपर समकालीन भारत व शिक्षा का चल रहा है। और आज आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं? मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम या ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। इसके पहले आपने कौन कौन से चैप्टर पढ़ लिए हैं आपको ध्यान रखना है कि वैदिक शिक्षा व्यवस्था पढ़ लिए, आपने बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था पढ़ ली, मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था पढ़ ली। अब आप पहुंच चुके हैं मॉडर्न एज या मतलब कि यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पर आप पढ़ेंगे जितनी भी ब्रिटिश काल में शिक्षा नीतियाँ आई थी उनके बारे में आपको पढ़ना है। एंड मैकाले के बारे में, जो इस चैप्टर के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैकाले से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो आपको डिटेल से आगे कराया गया है। ये सारा हैंड रिटन नोट्स है आपका, तो इसको आप इजीली रिवाइज भी कर पाएंगे और आपको कम समय में अच्छे से पूरा सिलेबस के टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे। तो देखिए कि आपके सिलेबस में क्या है। एफर्ट फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम 1813 से 1854 के बीच में जो प्रयास किए गए हैं एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, उसके बारे में आपको पढ़ना है। एजुकेशन पॉलिसीज़ कौन कौन सी आई हैं 1857 से लेकर 1947 तक, मतलब ड्यूरिंग टू ब्रिटिश एज में आपको कौन कौन से एजुकेशनल पॉलिसी आई हैं वो पढ़ना है। एंड उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल कंसाइंस, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है चैप्टर 7 में। और देखिए कि इस हफ्ते आपका ये पेपर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इसमें आपकी प्रैक्टिस चलेंगी एंड आपका नेक्स्ट पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसमें आपको पहले क्या पढ़ना है। आपको पहले लॉर्ड मैकाले के ही बारे में पढ़ना है क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इनका क्वेश्चन हर बार आपका आएगा। तो लॉर्ड मैकाले का देखिए कि 1813 के चार्टर एक्ट में से इनका संबंध है। एंड मैकाले को भारतीय शिक्षा का पथ प्रदर्शक कहा जाता है क्योंकि मैकाले ने ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुभारंभ किया है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए कि अंग्रेजी शिक्षा के ये पक्षधर थे, इसके पीछे का कारण क्या है कि ये क्यों अंग्रेजी शिक्षा को प्रमोट करना चाहते थे। तो देखिए कि इनका क्या क्या मतलब इनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि आंग्ल भाषा विश्व की सर्वश्रेष्ठ भाषा है, मतलब ये इंग्लिश लैंग्वेज को विश्व की सर्वश्रेष्ठ भाषा मानते हैं। एंड ये दूसरा, ये शासकों की भाषा है, मतलब उस समय ब्रिटिश शासन कर रहे थे तो ये अंग्रेज़ों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी, इसलिए ये शासकों की भाषा थी जिसको ये आम जनता में लाना चाहते थे जिससे वे उनकी बातों को समझ सकें। एंड ये व्यापार की भी भाषा थी। उसके साथ साथ अंग्रेज़ी की लोकप्रियता में वृद्धि हो रही थी और उसके साथ साथ अंग्रेज़ी सीखना आसान था इसलिए, और ये कुछ भारतीय विद्वानों का समर्थन भी था अंग्रेज़ी शिक्षा के पक्ष में। जैसे आप जानते हैं राजा राम मोहन राय अंग्रेज़ी शिक्षा के पक्षधर थे। तो देखिए, और इनका एक कोटेशन है मैकाले जी का, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको अपने कॉपी में ज़रूर लाना है कि यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरेबिया या अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। तो ये इनका एक कथन है जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट कोटेशन है इनका जो इन्होंने कहा था लॉर्ड मैकाले जी। तो इसको आपको अपनी कॉपी में ज़रूर लिखना है। अब चलिए आगे देखते हैं। तो लॉर्ड मैकाले का जो चार्टर था उनके अनुसार मैकाले की भारतीय शिक्षा के अग्रदूत माने जाते हैं और इसीलिए दादा भाई नौरोजी ने इनके लिए क्या कहा है मैकाले के लिए कि मैकाले द्वारा भारतीय संस्कृति पर लगाए गए आक्षेपों को हमें उदारतापूर्वक भूल जाना चाहिए और उसे अपनी अज्ञानता के लिए क्षमा कर देना चाहिए क्योंकि इसके इरादे बुरे नहीं थे, वह भारत की उन्नति करना चाहता था। ये दादा भाई नौरोजी का स्टेटमेंट है मैकाले के लिए, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड इसके बाद आगे देखिए कि आपको क्या है, आधुनिक शिक्षा का शिलान्यास इन्होंने किया। और एक आप जानते हैं प्राच्य पाश्चात्य विवाद हुआ था 1813 में शुरू हुआ था, 1823 तक चला था, उसके बाद ये समाप्त हुआ था, ये आगे आपको पता चल जाएगा, आगे है। एंड उसके बाद देखिए कि राष्ट्रीयता की जागृति, मतलब ये भारतीय, और इसमें देखिए कि ये क्या हुआ कि मैकाले जिस शिक्षा के प्रमोट कर रहे थे, मतलब अंग्रेजी शिक्षा को मैकाले प्रमोट कर रहे थे, तो भारतीयों में राष्ट्रीयता की जागृति भी उसी से आई है। और ये भी स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं अपने आंसर में कि भारतीयों ने अंग्रेजी बेड़ियों को अंग्रेजी हथौड़ी से तोड़ा, मतलब कि
हमें अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेज़ों के द्वारा अंग्रेज़ी सीख कर ही हमने अंग्रेज़ की नीतियों के बारे में अच्छे से समझ सके, उसके बाद ही उसका विरोध हुआ और भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। तो ये भी लिख सकते हैं। और सबसे चर्चित जो है या आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप समझ सकते हैं कि मैकाले ने जो अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत दिया था। अधोगामी निस्यंदन का मतलब क्या होता है? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। अब इसको आप समझ लीजिए सिंपल भाषा में कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या थी। मैकाले के चाहते थे कि वो उच्च वर्ग को शिक्षा प्रदान करें, जिसके बाद वो उच्च वर्ग से शिक्षा धीरे धीरे निम्न वर्ग तक लोगों के पास आती रहेगी। मतलब जो धनी वर्ग हैं या जो उच्च वर्ग के हैं, उनके द्वारा जब शिक्षा ग्रहण की जाएगी तो उनके संपर्क में आने वाले धीरे धीरे ये शिक्षा छन कर नीचे निम्न वर्ग के या गरीब लोगों के पास भी शिक्षा पहुंच जाएगी। तो ये इनका अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत केवल इतना ही था। तो देखिए उच्च वर्ग की शिक्षा निम्न वर्ग को मिल जाएगा, यही है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। एंड इसमें देखिए कि इन्होंने क्या कहा है, जन समूह में शिक्षा ऊपर से छन छन कर पहुंचाई जाए, बूंद बूंद करके भारतीय जीवन के हिमालय से लाभदायक शिक्षा नीचे को बहे, जिससे कि वह कुछ समय में एक चौड़ी व विशाल धारा में परिवर्तित होकर सूक्ष्म विशाल मैदान को सिंचित करे। ये मैकाले का कथन है, इसको आपको याद करना है। एंड अब देखिए कि मैकाले की शिक्षा व्यवस्था के पक्ष में या उसके गुण क्या हैं। ये क्या करना चाहते थे कि कंपनी के लिए एक शिक्षित भारतीय को तैयार करना चाहते थे और अपर्याप्त धन के कारण भी उचित सिद्धांत था। मतलब ये शिक्षा पर अंग्रेज़ ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए इन्होंने सोचा कि केवल ऊपर के वर्ग के लोगों को शिक्षा प्रदान दी जाए तो धीरे धीरे वो नीचे तक पहुंच ही जाएगा। तो ये था उनका स्ट्रैटेजी। और तीसरा क्या है, शिक्षित व्यक्तियों से निम्न वर्ग को लाभ होगा। एंड शिक्षा का व्यवस्थित हो जाना, उन्होंने इनका विचार था कि इससे शिक्षा का व्यवस्थित रूप सामने आएगा। ये था। अब इस ड्रेन जो ये अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत था, उसके दोष क्या हैं कि उच्च वर्ग को ही केवल शैक्षिक लाभ मिला और निम्न वर्ग के लोग और पिछड़ गए। उच्च वर्ग में साधारण जनता के प्रति घृणा का विकास हुआ, शोषणकारी प्रवृत्ति का विकास हुआ एंड उच्च वर्ग का स्वार्थीपन इसमें देखने को मिला। अब और एक चीज़ जान लीजिए कि ये पाश्चात्य विवाद क्या है। मतलब इसमें विवाद ये है कि जो शिक्षा है वो उसका माध्यम इंग्लिश होना चाहिए या इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए, जैसे संस्कृत हिंदी होना चाहिए। इसी को कहते हैं प्राच्य। मतलब ये इंडिया के बारे में है, पाश्चात्य मतलब वेस्टर्न लैंग्वेज के बारे में या पश्चिमी शिक्षा के बारे में है। तो ये विवाद देखिए 1813 के जो चार्टर एक्ट था उसमें 1 लाख रुपए वादा किया गया कि 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। लेकिन तभी से ये विवाद उत्पन्न हुआ कि जो शिक्षा का विकास किया जाएगा उसका लैंग्वेज क्या होने चाहिए, क्या उसे इंग्लिश में प्रोवाइड कराना चाहिए या इंडियन लैंग्वेज में। यह विवाद 1823 तक चला, उसके बाद ही ये सुलझ पाया। तो देखिए लोक शिक्षा समिति का गठन 1823 में हुआ, जिसमें 10 सदस्य थे। उसमें से 5 सदस्य भारतीय शिक्षा पद्धति के समर्थक थे और 5 मतलब पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। और तो उसमें देखिए कि भारतीय शिक्षा के समर्थक कौन थे। आपका एच.टी. प्रिंसिप चाहते थे कि भारतीय भाषा में शिक्षा प्रदान किया जाए, अरबी फारसी को ये प्रोत्साहन करना चाहते थे और भारतीय साहित्य को ये प्रोत्साहित कर रहे थे या उसको पढ़ने के बारे में मतलब पढ़ाने के बारे में वो प्रमोट करना चाहते थे भारतीय साहित्य को। वहीं पर मैकाले जी अंग्रेजी साहित्य पर जोर दे रहे थे और वो उनका मेन उद्देश्य क्या था कि वफ़ादार कर्मचारी का निर्माण करना जो अंग्रेज़ों के प्रति वफ़ादार बने रहें। तो ये इनके प्राच्य पाश्चात्य विवाद इतना ही था। इसको आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देंगे तो आप इसका देखिए ये लघु उत्तरी में आने की संभावना है। एंड मैकाले के बारे में एक लॉन्ग आंसर बन सकता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा चर्चित और ये इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा देखिए कि क्या इम्पॉर्टेंट है, वुड घोषणा पत्र जो 1854 में आया था। ये है भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र इसे कहा जाता है। एंड इसमें क्या क्या सिफारिशें की गई कि शिक्षा का उत्तरदायित्व तो सरकार का है और इसे सरकार को निभाना चाहिए। एंड शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि
आपका मानसिक रूप से और चारित्रिक रूप से योग्य मनुष्य का या मानव का निर्माण करना है, योग्यता का विकास करना है, भौतिक दृष्टि से संपन्न बनाना है। एंड पाठ्यक्रम में संस्कृत, अरबी साहित्य और अंग्रेजी शिक्षा सबको महत्व देना है। लेकिन इसमें देखेंगे आप, इसके यही दोष भी हैं कि वुड घोषणा पत्र में अंग्रेजी शिक्षा को तब भी ज़्यादा प्रमोट किया गया एंड शिक्षा का माध्यम हिंदी और इंग्लिश दोनों को कहा गया कि इसमें शिक्षा का माध्यम दोनों रहेगा। और विश्वविद्यालय की स्थापना पर जोर दिया गया, जिसे कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में विद्यालय या विश्वविद्यालय खोले गए। एंड स्त्री शिक्षा पर भी जोर दिया गया और स्त्री शिक्षा पर पर्याप्त अनुदान की मांग की गई, जिससे उन्हें सुविधाएं प्रदान की जा सके। एंड व्यावसायिक शिक्षा पर भी महत्व दिया गया और स्वामी भक्त कर्मचारी का निर्माण करना ये ब्रिटिश का उद्देश्य था। अब देखिए कि वुड डिस्पैच आपने पढ़ा, वुड डिस्पैच 1854 का था। तो बस इसमें आपको जब विशेषताएं या लाभ या आपको वुड डिस्पैच के बारे में कुछ भी लिखना है तो इसी को पूरे पॉइंट आप देखिए, इसमें 7 पॉइंट आपको दिए गए हैं, ये 7 पॉइंट याद कर लीजिए, इसी को आप एक्सप्लेन कर देंगे। अब इसका वुड डिस्पैच का मूल्यांकन करना है कि ये घोषणा पत्र का मूल्यांकन में आपको पक्ष विपक्ष दोनों लिखने होते हैं। तो पक्ष में क्या है कि शिक्षा की निश्चित नीति आई एंड जन शिक्षा पर बल दिया गया, भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन दिया गया, और यही जो आप ऊपर पढ़े वही है कि व्यावसायिक शिक्षा को महत्व दिया गया, स्त्री शिक्षा को महत्व दिया गया, ये सारी चीज़ें लिखनी है। बट विपक्ष में क्या है कि शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण अधिक हो गया और उसके साथ साथ अंग्रेजी का महत्व और बढ़ गया, देसी विद्यालयों का ह्रास हो गया एंड उद्देश्यों का संकीर्ण होना, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य था कि स्वामी भक्त कर्मचारी हो जो अंग्रेज़ों के प्रति वफादार रहें। नेक्स्ट आप देखिए कि कौन सी कमीशन है, आपका हंटर कमीशन आपको पढ़ना है। हंटर कमीशन 1882 में आया था। इसके पहले अभी आपने कौन सा पढ़ा, वुड कमीशन पढ़ा या वुड आयोग पढ़ा, उसका क्या था 1854 था। तो आप लोग रिवाइज भी ज़रूर करिएगा, आप इसे 2x की स्पीड में देख लिया करिए एक बार, जिससे आपका रिवीजन हो जाए, या जो आपको नोट्स टेलीग्राम पर मिलता है वहाँ पर आप इसे रिवीजन कर लीजिएगा। लेकिन आप सभी लोग अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए। अगर आपको मैंने जो लिंक प्रोवाइड किया है वो क्लिक नहीं हो रही है तो आप सिंपली टेलीग्राम पर जाइए एंड स्टूडेंटो अड्डा सर्च करेंगे तो आपको हमारा ही चैनल मिलेगा, तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। तो देखिए कि हंटर कमीशन का क्या था कि आयोग ने शिक्षा के सभी अंगों और क्षेत्रों का गहन अध्ययन किया और उसके बाद कुछ प्रमुख सिफारिशें की। तो हंटर कमीशन की क्या सिफारिशें थी, इन्होंने शिक्षा नीति के संबंध में 5 सुझाव प्रोवाइड किए हैं। तो देखिए कि पहला सुझाव क्या है कि राज्य को विद्यालय में प्रत्यक्ष दायित्व से धीरे धीरे हटना चाहिए, मतलब कि जो विद्यालय हैं या विश्वविद्यालय हैं उनकी स्वतंत्रता को बहाली करना चाहिए, जिससे वे अपने निर्णय स्वयं ले सकें। तो ये एक है। एंड दूसरा क्या है, अनुदान को उदार बनाना, मतलब कि और ज़्यादा अनुदान दिया जाए जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके, और व्यक्तिगत प्रयास को प्रोत्साहन, मतलब जो व्यक्तिगत दान अनुदान मिल रहे हैं उसको प्रोत्साहन करनी चाहिए, और संचालन स्थानीय निकायों को सौंपना चाहिए कि विद्यालय का संचालन स्थानीय निकाय, वहाँ की पंचायतें, ग्राम सभाएं उसका संचालन करें, और माध्यमिक स्कूल और कॉलेजों की स्थापना को प्रोत्साहन किया जाए और विद्यालय सहायता अनुदान के आधार पर स्थापित किया जाए। तो ये 5 शिक्षा नीति के संबंध में 5 सुझाव थे। और देखिए कि प्राथमिक शिक्षा के संबंध में क्या सुझाव है। तो प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सुझाव है कि सभी को शिक्षा प्रोवाइड की जाए, सर्वसाधारण को शिक्षा मिले, एंड स्थानीय निकाय उस शिक्षा की जिम्मेदारी हो कि स्थानीय निकाय के द्वारा शिक्षा को प्रमोट किया जाए। एंड शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा में किसकी प्राथमिकता हो, कृषि शिक्षा दी जाए, क्षेत्र मिति की शिक्षा, सरल विज्ञान आदि की शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। एंड अब देखिए कि माध्यमिक शिक्षा में आपको 2 प्रकार की शिक्षा में बांट दिया गया माध्यमिक शिक्षा को, एक साहित्यिक शिक्षा, दूसरा व्यावसायिक शिक्षा। तो साहित्यिक शिक्षा में आपका समझ रहे हैं कि कौन सी शिक्षा है। व्यावसायिक शिक्षा में आपको व्यापार से संबंधित शिक्षा, जिससे आप कंपनी के लिए काम कर सकें। एंड साहित्यिक शिक्षा जनरल भारतीय साहित्य की शिक्षा, इसके बारे में है। एंड अब देखिए कि नूरुल्लाह और नायक जी का क्या कथन है वुड डिस्पैच के बारे में। तो देखिए कि आयोग की जांच के फलस्वरूप भारत में महान शैक्षिक जागृति हुई और उसके मुख्य निर्णयों का 1902 तक भारत की शिक्षा नीति पर प्रभुत्व रहा। तो 1902 तक प्रभुत्व रहा, उसके बाद नई कमीशन आ गए। तो देखिए कि अब फिर
कर्जन की शिक्षा नीति आई। कर्जन ने एक शिक्षा सम्मेलन किया था शिमला में 1901 में। तो उसमें ब्रिटिश सरकार, ये इन्होंने माना कि ब्रिटिश सरकार का दायित्व है कि शिक्षा सबको प्रोवाइड कराई जाए और इसके लिए पर्याप्त धन का आवंटन किया जाए, लेकिन ये असफल रहा क्योंकि ये इसमें इंडियंस के लिए यह गैर लाभकारी था। इसमें भी इनकी नीतियां भी अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन को ही लाभ पहुंचाना था, जिसका विरोध भारत में हुआ, तो ये भी असफल रहा। लेकिन देखिए कि उसके बाद आपका क्या हुआ कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 बना। एंड इसमें इसका क्या था कि लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में भी विश्वविद्यालयों का गठन करना, और इसमें 2 भारतीयों को भी शामिल किया गया। इसमें एक थे सैयद हसन बिलग्रामी और दूसरा गुरदास बनर्जी जी को इसमें शामिल किया गया विश्वविद्यालय आयोग समिति में। एंड इसमें देखिए कि क्या कहा गया कि उच्च शिक्षा में सुधार करना है, शैक्षिक स्तर का मूल्यांकन और यथासंभव उसमें परिवर्तन करना है जिससे शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो सके। एंड अब इसका सुझाव क्या क्या थे वो मैं आपको दिखा दूं। तो देखिए कि सुझाव में बस आपको पॉइंट वाइज लिखने होते हैं, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं सुझाव। पहला सुझाव था कि क्या था, विश्वविद्यालय की सीनेट और सिंडिकेट का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। और दूसरा क्या है, सीनेट का कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। इसमें वर्तमान में 25 सदस्यों की संख्या में कमी की जाना चाहिए। तो देखिए कि विश्वविद्यालय आयोग के सुझाव क्या हैं, 5 सुझाव आप अच्छे से याद कर लीजिए या इसे रट लीजिए जिससे आपको आराम से वहाँ पर लिख पाएँ एग्ज़ाम में। प्रतिवर्ष 20 नए सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन किया जाना चाहिए। उसके साथ साथ और आपके लिए जो सिंपल लगे आपको वही 5 याद कर लीजिए, जैसे पाठ्यक्रम के समुचित सुधार किया जाए। स्नातक की उपाधि के लिए 3 वर्षीय पाठ्यक्रम रखा जाए। देखिए ये अभी तक प्रचलित है कि 3 वर्षीय पाठ्यक्रम ग्रेजुएशन के होते हैं। एंड उसमें सभी महाविद्यालयों को सुसंगठित प्रबंधित होना चाहिए। उसके बाद प्रत्येक महाविद्यालय में अच्छे भवन, योग्य प्राध्यापक, स्तरीय प्रयोगशालाओं और छात्रावास और पुस्तकालय आदि से सुसज्जित होना चाहिए। तो ये एक बार आप पढ़ लेंगे तो आप अच्छे से इसको लिख पाएंगे। अब एक और आपको पढ़ना है कि सर्जेंट योजना की प्रमुख सिफारिशों का वर्णन कीजिए। सर्जेंट आयोग क्या था या सर्जेंट प्रतिवेदना 1944 में जो आई थी उसके प्रमुख बिंदुओं पर किस चीज़ पर संतुति की गई है, जैसे हाई स्कूल शिक्षा पर क्या कहा गया है, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा पर क्या कहा गया है और अध्यापक प्रशिक्षण पर क्या कहा गया है, वो ध्यान देना है। तो सर्जेंट योजना आयोग के सुझाव व सिफारिशें क्या थी। पूर्व माध्यमिक शिक्षा संबंधी सुझाव क्या थे, पहले कि शिशु शिक्षा निःशुल्क हो। दूसरा कि शिशु विद्यालय में केवल महिला अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाए। ये प्राध्यापिकाएं विशेष प्रशिक्षण प्राप्त होनी चाहिए। भारत में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिशु विद्यालय खोले जाएं, तो मतलब प्राइमरी लेवल से ही एजुकेशन से जोड़ दिया जाए जिससे आगे चलकर वो शिक्षा से संबंधित लाभ अर्जित कर सके। अब प्राइमरी लेवल पर देखिए 6 से 14 वर्ष तक बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। ये आर्टिकल 21 में प्रोवाइड किया गया है और ये आज के समय में भारतीय संविधान में या इंडिया में अब ये फंडामेंटल राइट है। एंड प्राथमिक शिक्षा को 2 भागों में बांटा गया, जूनियर बेसिक एंड सीनियर बेसिक, ये पढ़ लीजिए। एंड ये सर्जेंट योजना या सर्जेंट योजना के क्या क्या सुझाव हैं ये आपका है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। प्राइमरी, इसमें प्री प्राइमरी लेवल है, उसके बाद प्राइमरी लेवल आपने पढ़ा, आगे क्या है माध्यमिक लेवल पर भी सारे सुधार करना है। और ये सीनियर बेसिक विद्यालय में अध्यापक छात्र का अनुपात 1:25, मतलब एक अध्यापक के पीछे 25 स्टूडेंट हो सकते हैं। अब माध्यमिक शिक्षा के संबंधित क्या क्या सुझाव हैं तो वो देख लीजिए कि माध्यमिक शिक्षा में आपका है कि 11 वर्ष से 17 वर्ष तक के बच्चों के लिए माध्यमिक शिक्षा है। हाई स्कूल 2 प्रकार के होंगे, एक साहित्यिक होगा, एक प्राविधिक होगा। साहित्यिक स्कूलों में कला और विज्ञान की शिक्षा दी जाएगी, प्राविधिक स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। और माध्यमिक शिक्षा का माध्यम क्या होगा, मातृभाषा होनी चाहिए। और उच्च शिक्षा से संबंधित क्या क्या सुझाव हैं कि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से इंटरमीडिएट कक्षाएं समाप्त कर दी जाएं। प्रथम वर्ष माध्यमिक शिक्षा से जोड़ दिया जाए और द्वितीय वर्ष स्नातक शिक्षा से जोड़ दिया जाए और स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्षीय कर दिया जाए। शिक्षक शिक्षार्थियों के बीच निकट का संपर्क स्थापित किया जाए। इसके लिए विश्वविद्यालय में उप कक्षा प्रणाली की व्यवस्था की जाए। विश्वविद्यालय में गरीब बच्चों की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। लगभग 1/3 छात्रों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाएँ।
एंड शिक्षा प्रशासन संबंधी सुझाव क्या हैं ये देख लीजिए। इसमें से केवल आप सभी में से 5 पॉइंट्स आपको लेने हैं, वही आपको याद कर लेने हैं। अब देखिए कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अधिकार और कार्य क्षेत्र में वृद्धि की जाए। केंद्र में एक सशक्त शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए जो संपूर्ण देश की शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करे। प्रांतीय स्तर पर भी सशक्त विभागों की स्थापना की जाए। एंड अब इसमें देखिए कि आपका मंद बुद्धि व विकलांग बालकों की शिक्षा से संबंधित भी प्रावधान किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि मंद बुद्धि, गूंगे व बहरे व अपंग बच्चों के लिए अलग अलग विद्यालय खोले जाएं। इन विद्यालयों में उन अध्यापकों की नियुक्ति की जाए जो विशेष प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त हों। अब शिक्षण प्रशिक्षण संबंधी सुझाव क्या है कि देखिए, शिक्षण और प्रशिक्षण विद्यालयों में प्रशिक्षणार्थियों से किसी प्रकार का शुल्क न लिया जाए। योग्य व्यक्तियों को शिक्षण व्यवसाय की ओर आकर्षित करने के लिए सभी स्तर के शिक्षकों को वेतनमानों में वृद्धि की जाए। और इस पे बात देखिए कि क्या आपका औद्योगिक और तकनीकी शिक्षा संबंधी सुझाव है कि बोर्ड ने 2 प्रकार के तकनीकी स्कूलों और कॉलेजों को स्थापित करने का सुझाव दिया है। पहला पूर्णकालीन, अल्पकालीन। अल्पकालीन में जैसे डिग्री या डिप्लोमा कोर्सेस होते हैं वो हैं। पूर्णकालीन में आपका ग्रेजुएशन है। ऐसे देखिए कि आपका अर्धकुशल कर्मकार, कुशल कर्मकार, कनिष्ठ अधिकारी, उच्च अधिकारी, इनके प्रशिक्षण को व्यवस्था निम्न प्रकार होनी चाहिए। अर्धकुशल को किस प्रकार से शिक्षित करना है, कनिष्ठ को, उच्च अधिकारियों को, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। एंड इसके बाद छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य संबंधी सुझाव दिया गया है, प्रौढ़ शिक्षा संबंधी सुझाव दिया गया है। तो ये आप पढ़ लेंगे। ये सबसे बड़ा है, सर्जेंट योजना सबसे बड़ी है। इसमें आपको सारा लिख लेना है। जैसे 10 पॉइंट पर इस पर काम किए गए हैं, तो इस 10 पॉइंट में आप कम से कम 7 या 8 पॉइंट तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। एंड अब देखिए कि सर्जेंट योजना आयोग के गुण और दोष का वर्णन करना है। तो चलिए इसका देख लेते हैं कि सर्जेंट योजना के गुण कौन थे और दोष कौन थे। तो देखिए कि गुण में क्या है, इस योजना में केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के शैक्षिक कार्यों में तालमेल रखने के लिए केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना का विचार प्रस्तुत किया गया है। इस योजना में शिक्षकों के प्रशिक्षण पूरी योजना तैयार की गई है, मतलब शिक्षकों को कैसे प्रशिक्षित करना है इसका पूरा प्लान तैयार किया गया। यह भारत की पहली योजना है जिसमें पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क बनाने का सुझाव दिया गया। ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यह भारत में सर्वप्रथम योजना है जिसमें प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया गया। उसकी व्यवस्था में योजना प्रस्तुत की गई। एंड और आगे आप देख लीजिए कि इस योजना में देश भर में व्यावसायिक निर्देशन केंद्र और रोजगार कार्यालय खोलने का सुझाव दिया गया। इससे शिक्षित बेरोजगारी की समस्या का समाधान होता है। ब्रिटिश काल में यह पहली योजना है जिसमें शिक्षा के सभी स्तर, पूर्व प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी पक्षों, प्रशासन व संगठन आदि पर पूर्ण रूप से विचार किया गया और उसका भावी कार्यक्रम बनाया गया। तो देखिए कि यही मैंने आपको बताया कि इसमें देखिए कि 10 डायमेंशंस पर बात किए गए हैं सर्जेंट योजना में। तो इसमें से कम आपको 8 याद करने ही हैं। तो ये एक पहली योजना थी कि ब्रिटिश शासन काल पर कि इतने बृहद लेवल पर शिक्षा से संबंधित कोई तथ्य प्रकट किए गए या इसमें योजना प्लान बना। तो ये आपको याद रखना है। एंड इसके बाद अब इसके दोष क्या हैं ये देख लीजिए आप। इसके दोष में पहला दोष है कि यह योजना इंग्लैंड की शिक्षा प्रणाली के आधार पर तैयार की गई थी जो एक उद्योग प्रधान देश है। इसमें औद्योगिक और तकनीकी शिक्षा पर अधिक बल है, जबकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसकी शिक्षा में सबसे अधिक बल कृषि शिक्षा पर होना चाहिए था, ये कहा गया है। दूसरा, यह योजना 40 वर्षीय दीर्घकालीन योजना थी। वैसे तो यह शिक्षा योजना अभी तक जितनी शिक्षा नीतियाँ विकसित हुई उनमें सबसे अधिक व्यापक है, लेकिन फिर भी इसमें चिकित्सा शिक्षा, धार्मिक शिक्षा व महिला शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया। एंड सर्जेंट योजना एक मौलिक लेख नहीं है। इसमें पूर्ण प्रतिवेदनाएँ एवं योजनाओं के द्वारा दिए गए लाभप्रद सुझावों में केवल उत्तम संक्षेप मात्र कहा जा सकता है। तो ये 5 पॉइंट आपके दोष हैं। और ये चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर था, तो इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में मिल गया है। तो इसको आपको 2 से 3 बार रिवीजन करना है जिससे आपको सारे फैक्ट अच्छे से याद हो जाएं। तो अब आपके 4 चैप्टर और बचे हैं। ये आपका ये इसी वीक में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ये पूरा फर्स्ट पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी लोग वीडियो को देखते रहिए और इसे शेयर भी करिए जिससे और भी स्टूडेंट्स को लाभ मिल सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।